टॉपिक क्या है हमारा? जमींदारी व्यवस्था या इसे बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। तो हम ये समझेंगे कि भारत में अंग्रेज जब आए तो उन्होंने भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, यानी जो खेती किसान करते थे उसकी नीतियों से कैसे वो प्रभावित हुए। उसमें सबसे पहला है जमींदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया उन्होंने ये देखा कि भारत में खास करके खेती का जो व्यवसाय है वो और देशों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। अगर हम यहाँ पे खेती को एक व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल करना शुरू करें तो हमें इससे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा। तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि कैसे मान लो खेती के माध्यम से धन उगाया जाए, यानी कि राजस्व को वसूला जाए जिससे कि हमें ज़्यादा आय हो, ना कि किसानों को मदद करना। ये मूल उद्देश्य ध्यान रखना है। यानी कि जमींदारी व्यवस्था हो या रैयतवाड़ी व्यवस्था हो या महलवाड़ी व्यवस्था हो, इस तीनों व्यवस्था का उद्देश्य अंग्रेज का सिर्फ एक था कि मुनाफा हमें कैसे हो, यानी अंग्रेज को कैसे मुनाफा हो, ना कि किसानों को। तो जब आप जमींदारी व्यवस्था को पढ़ोगे तो आप इसमें ये समझते हो कि किसान, जमींदार और अंग्रेज, इसमें तीन लोगों के आपसी रिश्ते की कहानी है। यानी कि ऊपर में अंग्रेज है, बीच में जमींदार है और सबसे नीचे किसान है। तो अंग्रेज क्या करता है, ब्रिटिश, ये सीधा किसान से बात नहीं करता है। उसे ये लगता है कि बीच में कोई ऐसा एक मिडिल मैन होना चाहिए, है ना, जो हमारी मदद करे। तो वो देखता यह है कि हर गांव में जो बड़े बड़े क्षेत्र होते थे उसमें कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जिसे हम जमींदार कहते हैं। उसे भूस्वामी का दर्जा दे दिया तो जमींदार खुश, है ना। और जमींदार को जब भूस्वामी का दर्जा मिला तो उस इलाके से जितने भी किसानों का उत्पादन होता था उससे टैक्स वसूल करना, लगान वसूल करने की जिम्मेवारी जमींदार को दे दी गई। और अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया कि आपको एक सीमित मात्रा में हमें धन आपको देना है, राजस्व देना है। लेकिन अंग्रेज के साथ जमींदार मिले हुए थे। तो जब उसे फिक्स कर दिया, मान लो हम तुम्हें फिक्स कर देंगे कि तुमको 10,000 रुपये का महीना हमें देना है, चाहे तुम्हारा कितना भी उत्पादन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो तुम इस क्षेत्र से एक किसान से अगर मान लो 10,000 रुपया तुम हर महीने लेते हो, लेकिन हो सकता है कि तुम उसी किसान से 50,000 रुपया कमाते हो, तो जो 40,000 रुपया बचेगा वो किसके पॉकेट में जाएगा? वो हमारे पॉकेट में जाएगा, जमींदार के पॉकेट में जाएगा। तो जमींदार ने किसानों के साथ यही छल किया। चाहे आपकी खेती पर उत्पादन हो या ना हो, आपकी फसल खराब हो जाए, ओले पड़े, बारिश आए, तूफान आए, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको एक निश्चित रकम हमें देनी है और वो अंग्रेज को पहुंचाता था। अगर मान लो किसी कारण से किसानों का फसल नष्ट हो गया तो क्या पैसा दे पाएगा? जब पैसे किसान नहीं दे पाते थे तो इसके बदले में जमींदार को यह अधिकार प्राप्त था उस किसान की जमीन को हड़प कर अपने पास रख लेगा, यानी कि किसान की जमीन छीन सकता था। तो धीरे धीरे हुआ ये कि जब एक निश्चित रकम फिक्स कर दी गई तो मान लो कभी किसी समय ऐसा भी होता था कि खेती अच्छे से नहीं हो पाई, बारिश हो गई, तूफान आ गया, ओले गिर गए। तो जब खेती सही से नहीं हो पाई तो किसान जमींदार से ही कर्ज ले लेता था। ध्यान समझो, अब मान लो कि हमारी खेती नहीं हो पाई तो हम पैसे कहाँ से देंगे, लेकिन निश्चित रकम फिक्स कर दिया गया है, आपको हर महीने देना है। तो जमींदार से किसान अपने खेत को नीलाम होने से बचाने के लिए जमींदार से ही कर्ज ले लेता था। और जब कर्ज नहीं चुका पाता था तो फिर उसका खेत अपने कब्जे में कर लेता था। और धीरे धीरे हर क्षेत्र में यही समस्या हो गई कि किसानों से जबरन लगान वसूलने के लिए जमींदार अपने टैक्स का रेट हर साल बढ़ा देते थे। इस बार तुम ठीक है 10,000 नहीं दे पाए हो, अगले बार तुम 20,000 दोगे। यानी कि किसान डरा हुआ है जमींदार से और अंग्रेज से। उसे ऐसा लगता है कि अंग्रेज तो मालिक है और बीच में अगर हमारी कोई रक्षा कर सकता तो वो जमींदार ही कर सकता है। तो इस डर से जमींदार की बात किसान मानता था और उसके खिलाफ वो विद्रोह भी नहीं करता था, क्योंकि संकट में जमींदार उसको रुपया दे रहा है। तो यही माहौल धीरे धीरे हर क्षेत्र में हो गया और बाद में ऐसा हालात हो गया कि कंपनी की आय तो बढ़ गई, उसे तो हर महीने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया
कि जमींदार को भी पैसा वसूल करना मुश्किल हो गया। क्योंकि मान लो कब तक कर्जा कोई लेगा, एक बार लेगा, दो बार लेगा, चार बार लेगा, एक समय के बाद वो कर्ज लेना बंद कर देगा। और जमीन कब्जे में तो ले लिया, लेकिन जमीन का क्या करेगा, वो खाएगा जमीन को बेचेगा तभी ना पैसा देगा। तो एक समय ऐसा आया कि शुरू में किसान को तो नुकसान तो हो ही रहा था, शुरू में जमींदार को फायदा हो रहा था, अंग्रेज को भी फायदा हो रहा था। तो एक समय के बाद अंग्रेज को फायदा होता चला गया और बीच में जमींदार के ऊपर भी संकट आ गया। क्योंकि जब किसान पैसा नहीं दे रहा है, मान लो किसान पैसा जमींदार को नहीं देगा, तो जमींदार अंग्रेज को दे पाएगा। इसका मतलब है जो उसने जमीन वसूल की थी, यानी कि जमीन जो उससे जबरदस्ती लिया था, उसे बेचना पड़ेगा। तो अपनी जमीन बेचकर क्या अंग्रेज को पैसा देगा जमींदार? नहीं देगा। उसे जमीन का मोह है। तो एक समय के बाद ब्रिटिश जो होते हैं, नहीं अंग्रेज जो होते हैं, जमींदार से भी खफा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तुम रुपये दे नहीं रहे हो, तुम बीच में लगता है पैसा रख ले रहे हो। तो जमींदार बोलता है कि भाई हमारे पास पैसा आ ही नहीं रहा है। शुरू में खूब ये भी कमाया, जब कमाया उस समय जमींदार शिकायत नहीं कर रहा था, लेकिन जब इसे भी नुकसान होने लगा, इसको खेत बेचने की नौबत आ गई, तब जाके ब्रिटिश से यानी कि अंग्रेज से शिकायत करता है हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तब जाके देखना कि जमींदारी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म कर दी जाती है और अंग्रेज उसके जगह पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लाता है। रैयत का अर्थ होता है किसान, खेती करने वाला किसान। तो इसका मतलब है अब बीच में जमींदार को हटा देगा, अब सीधा ब्रिटिश शासन जो है वो किसान से पैसा वसूलेगी। लेकिन इसकी भी कमी आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। इसमें हमने क्या समझा कि 3 स्टेक होल्डर है, यानी कि पहला है ब्रिटिश, बीच में जमींदार और नीचे है किसान। दोनों को खूब फायदा हुआ, लेकिन किसानों की स्थिति लगातार दयनीय होती गई और अंत में ऐसा हुआ कि किसान जो पहले से गरीब थे और ज़्यादा गरीब हो गए और उसको खेत भी बेचना पड़ा और ज़्यादा वो